हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से। ठीक है, ये समतल सतह है ना, आप लोग गोली सतह से भी पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने प्रकाश के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या है प्रकाश? तो प्रकाश एक ऊर्जा है। ठीक है, और प्रकाश क्या है, एक सरल और सीधी रेखा में गमन करता है। ये पढ़े हैं हम लोग, तो ये सभी जानते हैं आप लोग। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है और यह एक इसमें सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा में मतलब कि सीधी सीधी सीधा जाएगा, इधर उधर ऐसे मुड़ते हुए नहीं जाती, जैसे पानी वगैरह जाता है वैसा नहीं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप लोग प्रकाश के बारे में जानते हैं। आप लोगों ने प्रकाश का परावर्तन भी पढ़ा हुआ है। तो परावर्तन क्या होता है? तो समतल सतह पर पढ़ना है ना हमको परावर्तन, तो पहले देखते हैं परावर्तन क्या है। तो परावर्तन, मान लो कि ये क्या है, एक समतल सतह है, दर्पण है। ठीक है, और इस पर मान लो कि ये कोई माध्यम है, मान लो कि हवा है ये। तो मान लो कि कोई प्रकाश किरण इस पर टकराती है, इस बिंदु पर। ठीक है, और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसी माध्यम मतलब कि हवा में ही वापस लौट रही है। इधर से आई तो इधर से चली गई। तो इन दोनों के बीच एक जो भी एक काल्पनिक रेखा होती है, अब इसमें किसको किसको क्या चीज़ बोलते हैं उसको देखते हैं। तो ये हमारा है, आ रही है किरण, टकरा रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपतित किरण बोलते हैं। ये वाली किरण जा रही है, परावर्तन होने के बाद जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परावर्तित किरण बोलेंगे। और ये क्या है, 90 अंश बनाते हुए है, बीचों बीच में है, तो ये हमारा है अभिलंब। ये हमारा अभिलंब। ठीक है, ये है हमारा, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। उसको आई से दर्शाते हैं। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ, आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, आर या परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है, तो परावर्तन का जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगा, यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल या चमकदार सतह से टकराती है तो टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ अगर मैं लिख दूँ तो कैसे लिखूँ, यदि कोई प्रकाश किरण तो ये मैंने लिख दिया है प्रकाश का परावर्तन क्या। तो यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल व चमकदार सतह से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और इसके नियम भी हैं, तो नियम भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोग को। तो नियम क्या है कि आपतन कोण का मान, हमारा जो परावर्तन का नियम है इसको भी मैं लिख देता हूँ। तो ये हमारा परावर्तन के नियम है, मैंने लिख लिया है। तो आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है वो तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपतन कोण का मान, ये परावर्तित परावर्तन कोण है, उनके आई बराबर क्या होगा, कोण आई बराबर कोण आर होगा। और ये देखिए आप लोग, आपतित किरण यहाँ पे आया, परावर्तित किरण भी यहीं पे है, और ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जहाँ पर आपतित होती है किरण, ठीक है, आने वाली किरण है जो टकराने वाली रहती है उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। तो जिस बिंदु पर ये आपतित होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो इस पर जो अभिलंब है, ये अभिलंब बोलते हैं इसको। एक अभिलंब एक काल्पनिक रेखा है, मतलब हम लोग अपने से मान किसको बनाए, ऐसे एक्चुअल में रहता नहीं है,
एक काल्पनिक रेखा है जो नीचे वाली जो सतह है उससे 90 अंश बनाते हुए रहता है। अभिलंब लंब है, ये 90 अंश बनाते हुए है। ठीक है, तो इसी से अभिलंब से ही कोण बनता है ये। ठीक है, तो ये तीनों क्या रहता है, एक ही तल में स्थित रहते हैं। ये दोनों नियम को आप लोग याद रखेंगे, आगे भी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा क्रियाकलाप वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, तो छाया और वस्तु को आगे पीछे करेंगे जहाँ से प्रकाश स्रोत आ रही है, तो उसके बीच में क्या संबंध बनता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो एक क्रियाकलाप आप लोग घर में भी कर सकते हैं। क्या करना है आप लोग को, पेंसिल के भाग की छाया की लंबाई का अवलोकन करना है हमको। ये एक पेंसिल हो गया। ठीक है, इसको आलू वगैरह कुछ भी में उसको गड़ा करके मोमबत्ती के सामने रखना है। एक स्केल जैसे कुछ आप लोग ले सकते हो या ज़मीन में ऐसे बना भी सकते हो, उसमें पैमाना लेकर के स्केल के जैसे। ठीक है, अब क्या करना है आप लोग को, पेंसिल को आलू के कटे टुकड़े पर लंबवत लगाएं ताकि वह स्थिर रहे, मतलब ऐसे खड़ी इसको उसमें डाल देना है ऐसे। ठीक है, ताकि गिरे वीरे मत वो। अब पेंसिल के ऊपरी भाग से 10 सेंटीमीटर नीचे एक आलपिन को मोम या गेंद से लंबवत चिपकाएं। ये यहाँ पर जो आलपिन छोटा सा दिख रहा है ना, इसको मोम या गोंद से चिपका देना है यहाँ पे। ठीक है, लंबवत चिपकाना है इसके 90 डिग्री बनाते हुए सीधा सीधा। अब पेंसिल की छाया का अवलोकन करना है आप लोग को। प्रकाश स्रोत से पेंसिल व पर्दे के बीच की दूरी बढ़ाने व घटाने से छाया की लंबाई में होने वाले परिवर्तन को देखेंगे। तो इसको आगे बढ़ा देंगे, इधर कर देंगे या इधर कर देंगे, तो छाया यहाँ पे जो छाया बन रहा है, ठीक है, तो क्या उसमें परिवर्तन होगा उसको हम लोग को देखना है, ऑब्जर्व करना है, समझना है। ठीक है, तो ये अगर मोमबत्ती है उसके सामने कोई भी वस्तु रखते हैं हम लोग, या दिया आप लोग जानते हो दिया भी रखते हो, तो उसकी छाया पीछे पड़ती है, पीछे बनती है। तो इसको अगर आगे पीछे करेंगे, दूर हटाएंगे तो क्या परिवर्तन होगा, पास ले जाएंगे तो क्या परिवर्तन होगा, उसी के बारे में हमको पढ़ना है, समझना है। ठीक है, तो यदि स्रोत से पेंसिल की दूरी घटा दी जाए, ठीक है, ये स्रोत हो गया मोमबत्ती और ये पेंसिल है, इसकी दूरी को अगर घटा देंगे, मतलब कि पेंसिल और पर्दे की दूरी क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, और ये पीछे जो बंद है वो क्या है, पर्दा है, तो इनकी ये वाला दूरी अगर बढ़ जाए और ये दूरी घट जाए, ठीक है, तो क्या होगा, और पर्दे को स्थिर रखा जाए तो छाया का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब कि आप लोग देखे भी हो कि मोमबत्ती या दिया के पास में अगर कोई चीज़ ले जाए तो पीछे तरफ बहुत बड़ा उसका क्या बन जाता है, छाया बन जाता है। यदि पेंसिल को स्रोत से दूर लिया जाए तो छाया क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। और कोई भी चीज़ को हम लोग प्रकाश से दूर करेंगे तो छाया छोटी हो जाती है, आप लोग जानते भी हो, करके भी देख सकते हो। दूसरा क्या है, यदि पर्दे व पेंसिल को स्थिर रखा जाए, ठीक है, पर्दे को स्थिर रखा जाए और पेंसिल को स्थिर रखा जाए और स्रोत को पेंसिल के पास लाएं, तो छाया क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। स्रोत को और दूर ले जाने पर छाया छोटी हो जाती है। तो एक ही मतलब, या तो पेंसिल को स्रोत के पास ले जाओ या स्रोत को पेंसिल के पास ले आओ, दोनों में क्या हो जाएगा, वही कंडीशन आएगा कि अगर दोनों अगर पास में आएंगे तो छाया बड़ी हो जाएगी, दूर में रहेंगे तो छाया छोटी हो जाएगी। यही सब चीज़ में लिखा हुआ है। तो इनको मिला करके एक सूत्र बनाया गया है। क्या सूत्र बनाया गया है कि वस्तु की लंबाई बटे वस्तु व प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी, ये वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई मतलब ये पेंसिल की लंबाई एच जो है वो, ठीक है, वस्तु की लंबाई को एच से दर्शाया गया है यहाँ पे। और वस्तु की प्रकाश स्रोत से दूरी, ये वस्तु की प्रकाश स्रोत से दूरी, ठीक है, इसको किससे दर्शाया गया है, डी ओ से, या डी नॉट भी बोलते हैं इसको। ये वाला जो दूरी है ना, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, ये नीचे में लिखा हुआ है देख लो, तो उसको डी ओ से दर्शाया गया है। वैसे ही पर्दे पर जो छाया बन रही है उसकी जो लंबाई है उसको एच डे से दर्शाया गया है, और छाया की स्रोत से बीच की दूरी को किससे दर्शाया गया है, डी एस। ये आप लोग बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये संबंध बनता है और ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब यहाँ से अगर हमको छाया की लंबाई देखना है तो कैसे कर सकते हैं, ये इधर चला जाएगा ऊपर, तो एच डी एस अपॉन डी नॉट, तो छाया की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, एच डी एस बटे डी नॉट, जहाँ एच क्या है, हमारी वस्तु की लंबाई है, डी एस क्या है, वस्तु की प्रकाश स्रोत से बीच की दूरी है, और डी नॉट क्या है,
सॉरी डी एस क्या है, हमारा जो छाया से प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी है, और डी नॉट है हमारी वस्तु की प्रकाश स्रोत से बीच की दूरी। ठीक है, तो इस तरह से ये संबंध है। इस संबंध से हम लोग देख भी सकते हैं कि अगर डी नॉट को अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, छाया की दूरी बढ़ेगी तो एच डेस क्या हो जाएगा, छाया क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये बढ़ेगा तो ये छोटे होगा ना भाई। और ये डी ओ क्या है, डी ओ हमारा वस्तु की प्रकाश स्रोत से बीच की दूरी है। तो वस्तु से प्रकाश स्रोत को दूर ले जाएंगे तो उसका जो छाया का आकार है वो छोटा हो जाएगा, वो बताया भी था आपको। ठीक है, वैसे ही अगर ये छाया वस्तु का आकार बढ़ा है तो छाया का आकार भी बड़ा रहेगा। डी एस जो है वस्तु की सॉरी प्रकाश स्रोत की छाया से बीच की दूरी है, तो इसको अगर बढ़ाएंगे छाया की बीच की दूरी को, तो छाया का आकार भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसके ऊपर भी रख करके मान को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रकाश जो सतह है, ठीक है, समतल दर्पण को घूमने पर परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं। मतलब एक समतल दर्पण सीधा सीधा है, ठीक है, इसको अगर हम लोग किसी कोण से अगर घुमा दें, ठीक है, किसी कोण से घुमा देंगे तो उसका जो परावर्तित किरण है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसको देखते हैं। तो इसमें सिंपल ही देख, इसी में बता रहा हूँ मैं। तो ये अगर हमारा दर्पण है, समतल दर्पण है, यहाँ से प्रकाश किरण इस पर टकरा रही है और टकरा करके इधर वापस जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आपतित किरण, तीर के निशान इधर बनाए ना, इधर से ऊपर से आया है ना और इधर से जा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा आपतित किरण, और ये क्या हो गया हमारा परावर्तित किरण है, और ये क्या है हमारा अभिलंब है, अभिलंब जो 90 अंश बनाता है ना वो। तो यहाँ आपतन कोण का मान दिया है 52, परावर्तन कोण का मान भी क्या दिया है, 52 दिया है। ठीक है, अब ये जो दर्पण है उसको थोड़ा सा मोड़ दिया गया है। ठीक है, 35 डिग्री घुमा दिया गया, यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ देखिए ध्यान से कि 35 डिग्री क्या कर दिया गया है, घुमा दिया गया है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि इसको, ये दर्पण ऐसा था पहले सीधा खड़ी था, उसको यहाँ से इतना से घुमा दिया गया, देखिए तो ऐसा बन गया है, कुछ दोनों को एक साथ दिखा दिया गया है। तो इसका जो नया अभिलंब क्या हो जाएगा, अब इस कुछ इस तरह से आ जाएगा, ऐसे देखिए। ठीक है, पहले क्या था, ऐसा था, देखिए पूर्व अभिलंब लिखा हुआ है, अब नया अभिलंब कैसे आ गया, ऐसे आ गया। ठीक है, अब इसके हिसाब से इसका जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है वो बनेगा। तो आपतित किरण क्या हो गया, अब ये बन गया आर ओ बन गया, पहले क्या था, पहले भी आर ओ ही था, अब वही जो किरण है कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया, और ये टकरा करके कहाँ जा रहा है, अब एच डेस ओ हो गया, पहले ओ एस था, अब क्या हो गया ये एच डेस ओ, आ वहीं से रहा है। ठीक है, प्रकाश किरण का स्रोत तो चेंज नहीं हुआ है, तो स्रोत वहीं पे है। ठीक है, तो ये आर ओ ही रहेगा, यहाँ पे भी आर ओ ही रहेगा, लेकिन इसको मुड़ गया तो इसके कारण क्या हो गया, इसका जो परावर्तित किरण कुछ ऐसा जा रहा था तो वह अब किधर से जा रहा है, कुछ ऐसा जा रहा है, ये वाला, ये वाला जो है ना एच डेस ओ हो गया। ठीक है, तो यही जो कितना अंश ये घूमा है, ठीक है, पहले कितना था, ये एस ओ था, एस ओ और एच डेस ओ के बीच कितना अंश का गैप आया है वो हमको बताना है इसमें। ठीक है, तो चलिए ओरिजिनल इमेज देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारा है ओरिजिनल। ठीक है, तो आर ओ से आया और एच डेस ओ से चला गया, तो ये देखिए आप लोग इसमें से ओ एन क्या है हमारा पूर्व अभिलंब है जो ऊपर में बना हुआ था, और ओ एन डेस क्या है हमारा नया अभिलंब है, ये जो ओ एन डेस ऊपर बना है ना ये क्या है हमारा नया अभिलंब है। आर ओ क्या है आपतित किरण है, आपतित किरण तो चेंज हुआ नहीं है क्योंकि प्रकाश का स्रोत वहीं पास है। और ओ एस जो है वो पूर्व परावर्तित किरण है, पूर्व परावर्तित किरण मतलब कि पहले जो परावर्तित हुआ था ये है, और बाद में परावर्तित होने वाली किरण क्या है, ओ एस डेस है, नई परावर्तित किरण जो बाद में हुआ। ठीक है, तो पूर्व परावर्तित किरण और नए परावर्तित किरण के बीच में कितना अंतर आया है वो हमको बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको। तो नया अभिलंब से आपतन कोण कितना था, कोण आई माइनस 35 अंश बराबर नया अभिलंब क्या हो गया हमारा, ये है नया अभिलंब। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो गया, आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा, नया अभिलंब से आपतन कोण कोण आई क्या हो जाएगा हमारा, आई माइनस 35 अंश बराबर क्या हो जाएगा, आई हमारा क्या था पहले 52 था, ये था ना 52। ठीक है,
तो ये पहले 52 था और ये कितना 35 अंश क्या हो गया हमारा, घूम गया है। 35 अंश घुमाए ना, तो 35 52 में 35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17 अंश आ जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ ही घुमा है ये। ठीक है, पहले ज़्यादा था तो इधर ही घूम गया है, ऐसे इधर ही घूम गया है, तो क्या हो गया हमारा जो 52 था वो थोड़ा सा क्या हो गया है, 35 अंश कम हो गया है। तो कितना आ जाएगा हमारा आपतन कोण, 17 अंश आ जाएगा। और परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है, आई जो है वो आर के बराबर होता है। तो अगर आई बराबर है, आई 17 है, तो परावर्तित किरण परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा हमारा, 17 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में कितना अंतर आया, एस ओ एन और एस डेस ओ एन डेस। एस ओ एन क्या है हमारा, परावर्तन कोण है। ठीक है, एस ओ, ये इसमें देख सकते हैं आप लोग, एस ओ एन और एस डेस ओ एन डेस, इसमें कितना अंतर आया है, मतलब कि ये दोनों बीच के कोण में, वो हमको देखना है। तो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, और ये और बढ़ गया, तो दोनों मिला करके 52 धन 35 दिन कितना हो जाएगा, 17। 52 कितना था, पहले था इसका कोण। ठीक है, और 35 अंश इसको क्या कर दिए थे, मोड़ दिए थे हम लोग। तो 52 में 35 जोड़ेंगे, ठीक है, और 17 अंश घटा देंगे। अब 17 को क्यों घटाएं इसमें, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक चित्र बना रहा हूँ यहाँ पे फटाक से। ऐसा था हमारा, और ये हमारा ऐसा हो गया पलटने के बाद। ये हमारा कितना अंश हो गया, 35 अंश क्या हो गया, लुढ़क गया। ठीक है, पहले हमारा जो अभिलंब था वो क्या था, यहीं पे ही था, लेकिन कुछ ऐसा था, ऐसा अभिलंब था। तो हमारा जो परावर्तित किरण था, परावर्तित किरण सॉरी आपतित किरण तो सेम वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्रकाश स्रोत यही है, यहीं के पास लाइट है, लाइट से ही आ रहा है, मान लो कि प्रकाश, लाइट को चेंज नहीं किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आपतित किरण। तो पहले हमारा किधर जा रहा था, इसके हिसाब से जा रहा था, खड़ी है इसके हिसाब से, तो हमारा कुछ ऐसा हो गया था, ऐसा जा रहा था। ठीक है, तो इसके साथ 52 अंश का था, बताया था ना मैं, ये 52 अंश का था। ठीक है, अब ये लुढ़क गया, तो लुढ़क गया तो क्या हो गया, इसका जो ऐसा आ गया हमारा जो अभिलंब है वो क्या हो गया, अभिलंब की पोजीशन चेंज हो गई, कितने अंश चेंज हो गई, 35 अंश चेंज हो गई। ठीक है, 35 अंश ऊपर चला गया, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक 52 हो गया, और यहाँ से यहाँ 35, तो 52 में 35 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जो भी है यहाँ 52 धन 35 के इसीलिए। ठीक है, लेकिन ये जो आपतित किरण है, ठीक है, उसको तो चेंज नहीं किए, उसकी पोजीशन तो वही है। तो हमारा जो ये पहले 52 था उसमें 35 क्या हो गया, कम हो गया, तो 52 में 35 घटाएं तो 17 आया है। तो ये भी क्या हो गया हमारा, 17 अंश क्या करेंगे हम लोग, इसको भी माइनस कर देंगे, तब हमको क्या मिल जाएगा, जो परावर्तित किरण है उसका एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाएगा। तो हमारा जो 17 इसीलिए घटाएं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 70 अंश आ जाएगा। मतलब कि हमारी जो परावर्तित किरण है वो क्या हो जाएगा, 70 बराबर 2 गुणित 35। ठीक है, अतः जब हम लोग तो आप लोग को क्या रखना है, इतना सब चीज़ याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना को याद रखना है, ये कि हमारा जो समतल दर्पण आपतन बिंदु पर अगर थीटा कोण से घूमता है, ठीक है, यहाँ से अगर थीटा कोण से घूमेगा, ये यहाँ पे, तो परावर्तन किरणें कितना अंश से घूम जाएगी, 2 थीटा कोण से घूम जाएगी, मतलब इसका डबल हो जाएगा, डबल घूम जाएगा। ये 52 घूमता है, 35 घुमा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 70 अंश घूम जाएगा। ठीक है, तो पहले पोजीशन था उससे, तो इसी को बस आप लोग को याद रखना है, ये जो मैं अंडरलाइन किया हूँ उसको बस। ठीक है, इतना समझ भी नहीं आएगा तो चलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देख लेते हैं समतल दर्पण पर बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब समतल दर्पण पर बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो मान लो कि ये दर्पण हो गया, अब हमारे ऊपर में कोई बिंदु है, तो वो हमको किस में, दर्पण के अंदर दिखता है। ठीक है, बिंदु जैसे दिखेगा, तो कैसे बनता है, तो यहाँ से प्रकाश किरण आएगी, पहले दर्पण में टकराएगी, जैसे कि इसमें आया है, इसको बोलते हैं अपसारी किरणें। ठीक है, अब वस्तु यहाँ से आई, इसमें टकराई, अब ये डायरेक्टली जब ये जहाँ से ये रेखाएं आती हैं किरण, ठीक है, वो प्रकाश किरण जब एक बिंदु पर मिलती है तब हमको वो चीज़ का प्रतिबिंब या काटती है, तभी हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो मान लो कि बिंदु वस्तु क्या है, ओ है, और इसका प्रतिबिंब आई पर बन रहा है, तो कैसे बनेगा, यहाँ से टकराई, ठीक है, टकरा करके हमारी आँख की ओर आ रही है, लेकिन इसको जब हम लोग पीछे की ओर
मिलाते हैं, जहाँ से टकरा रही है उससे हम लोग पीछे की ओर ऐसे मिला देते हैं, तो जहाँ पर बनता है वहीं पर इसका क्या बनता है, हमारा प्रतिबिंब हमको दिखाई पड़ता है, आभास होता है दिखने का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं इसीलिए। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें सब चीज़ में लिखा हुआ है कि कैसे बनता है। तो ये जो प्रकाश किरण जब एक दूसरे को काटती है तभी उसका प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है। बस इसी को ध्यान में रखना है और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें थोड़ा सा दिया है, ठीक है, कि समतल दर्पण पर विस्तारित वस्तु का प्रतिबिंब बनना। विस्तारित वस्तु का कैसे प्रतिबिंब बनता है, अभी मैंने दिखाया वो क्या था, बिंदु वस्तु। बिंदु वस्तु मतलब एक बिंदु के जैसा है, तो कैसे बनता है, तो सीधा सीधा बन जाता है। और विस्तारित है तो विस्तारित मतलब बहुत बड़ा है, तो ये फिर यहाँ पे चित्र आ गया। तो इसमें भी वही होता है कि मैं इसमें क्या दिखाया गया है कि आप लोग को एक संकेत के रूप में 2 किरण बस दिखाया गया था, लेकिन 2 किरण जाता नहीं है, ऐसे बहुत सारी किरण, असंख्य किरणें जाती रहती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हम लोग देखते हैं तो यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे गया, फिर हमारे आँख में टकराएगा, यहाँ से भी प्रकाश किरण ऐसे गया, आँख में टकराएगा। अब फिर से इन किरणों को पीछे की ओर अगर हम लोग ला करके मिलाएंगे, ठीक है, ला करके मिलाएंगे तो ऊपर और नीचे जहाँ पे भी कटेगा, ठीक है, वहाँ पर उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। और इस तरह से हमको उस वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, इसके बीच में भी असंख्य किरणें क्या कर रही है, काट रही, तभी ये वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन हमको दिखाने के लिए बस ऊपर और नीचे को कर दिया गया है ऐसा। तो ये सिद्धांत वही है कि जब प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं और एक दूसरे को जहाँ पे कट करता है वहीं पे उसका प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। एक है कि अगर समान आकृति की 2 वस्तुएं हैं, ठीक है, अलग अलग दूरी पर, तो पास वाला बड़ा दिखाई देता है, दूर वाला छोटा दिखाई देता है, ऐसा होता है ना। ऐसा दर्पण में भी होता है। ठीक है, आगे पीछे करेंगे तो छोटा बड़ा दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि मान लो कि ये हो गया और ये दूसरा वस्तु हो गया। ठीक है, मान लो कि हम लोग यहाँ से खड़े होकर कैसे देख रहे हैं इसको, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ऐसे, ये हुआ, और यहाँ से भी अगर बनाऊँ तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कि किसको देखने पर कौन ज़्यादा बन रहा है। सामने वाले को देखने पे बन रहा है, बड़ा दिख रहा है, सामने वाले का कोण बड़ा दिख रहा है ना, और दूर वाले का जो कोण है वो क्या हो रहा है, छोटा दिख रहा है। ठीक है, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, देखिए बड़ा वाला सामने है वो बड़ा बन रहा है उसका कोण, और जो दूर है उसका कोण छोटा बन रहा है। ठीक है, तो यही बड़ा कोण और छोटा कोण के कारण ही वस्तु हमको क्या दिखाई देता है, समान आकार के होने के कारण ही दूर की जो वस्तु है उसका जो कोण है हमारे आँख में छोटा बनता है, जबकि पास की वस्तु उसका जो कोण है हमारे आँख में बड़ा बनता है। इसलिए दूर की वस्तु छोटी दिखाई देती है और पास की वस्तु बड़ी दिखाई देती है। सेम दर्पण में भी यही होता है। दर्पण में क्या होता है, सामने वाली वस्तु क्या हो जाती है, थोड़ी सी उसके साथ कोण जो है वो बड़ा बन जाता है और दूर की वस्तु क्या हो जाता है, छोटा बन जाता है, जिसके कारण दूर की जो दर्पण के पीछे की इमेज है वो कभी कभी छोटी दिखाई देती है और हमारे जो पास रखी रहती है वो वस्तु क्या होती है, बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि अ, कितना मतलब मिनिमम दर्पण का हाइट होना चाहिए ताकि हमारा जो प्रतिबिंब है वो दर्पण में पूरा पूरा दिखाई दे। ठीक है, तो उसके लिए एक व्यंजक भी इसमें दिया गया है, तो व्यंजक को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो दिए गए चित्र में आप लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि दर्पण जो एम डैश है का पी क्यू भाग हमें हमारा पूर्ण प्रतिबिंब दिखाने के लिए पर्याप्त है। मतलब कि ये दर्पण है एम और एम डैश, ये जो नीला रंग का दिख रहा है वो है, इसका जो पी क्यू भाग है ये पी है, ऊपर में देख सकते हैं ये क्यू है। ठीक है, इतना बड़ा ही दर्पण अगर रहेगा तो हमारा जो इमेज है वो पूरा दिख जाएगा, प्रतिबिंब जो है वो। यदि दर्पण को एम डैश ओ ऊंचाई पर रखा गया है, मतलब कि दर्पण को अगर एम डैश ओ, ये क्यू है इसमें ओ दे दिया है, तो यहाँ तक अगर दर्पण को उठा करके ऐसे रख देंगे, ठीक है, ऊपर उठा करके, तो हमारा जो पूर्ण प्रतिबिंब हमको दिखाई दे देगा। तो इसके लिए एक व्यंजक इसमें सिद्ध कर किया गया है। तो व्यंजक को मैं इसी में आप लोग को सीधा सीधा बता देता हूँ। ठीक है, तो त्रिभुज एच पी ई व त्रिभुज ई क्यू एफ को ध्यान से देखिए। अब एच पी ई कहाँ है, तो ये है एच पी और ई, ये हमारा जो, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ
यहाँ से हमारा जो प्रतिबिंब है, देखो पैर से हमारा प्रतिबिंब प्रकाश किरण यहाँ जा कर के टकरा रही है दर्पण के सेंटर से, जिसको हम लोग आँख से देख रहे हैं, ठीक है। और इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, जैसे कि विस्तारित प्रतिबिंब अभी बताया मैं। वैसे ही हमारा जो सर का है, सर भी यहाँ से पीछे टकरा करके इधर जा रहा है, पीछे बढ़ा देते हैं। अब इसको भी हम लोग अगर देखेंगे तो हमारे आँख में जाकर, दोनों किरण को हमारे आँख से इसलिए मिला गया है क्योंकि हम लोग आँख से ही देखेंगे। अब दर्पण पर जिस बिंदु पर टकराती है वहाँ पर एक अभिलंब बन जाता है। तो दो जगह पे टकरा रहा है यहाँ पे, एक तो क्यू पे टकरा रहा है, एक तो पी पर टकरा रहा है प्रकाश की किरण। तो यहाँ पर अभिलंब बन गया, तो ये हो गया हमारा I1 R1 मतलब आपतित किरण 1 परावर्तित किरण 1, और I2 R2 यहाँ पर आपतित किरण 2 परावर्तित किरण 2, ये बन गया। तो दोनों त्रिभुज को हमको ध्यान से देखना है। तो क्या है हमारा त्रिभुज HPE, तो HPE ये जो दिख रहा है ना, ये त्रिभुज छोटा सा बंदा है वो है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ये जो गोले के अंदर ना वो HPE है। और क्या है एक त्रिभुज EQF, त्रिभुज EQF क्या है, EQF जो बड़ा वाला ये जो दिख रहा है त्रिभुज, ठीक है, वो है। ये खड़ी लाइन है, जो खड़ा है लड़का वो, उसको खड़ी लाइन मान लीजिए। अब हमारे सिर H से आ रही किरण P पर परावर्तित होकर हमारी आँख E में प्रवेश करती है। तो H से जो किरण इधर आती है वो P से टकराती है, टकरा करके हमारी आँख में चली जाती है। वैसी F से जो किरण आती है वो Q पर टकरा करके हमारी आँख E में चली जाती है, ठीक है। और पैर का प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है। यहाँ से सिर को H से जाती है वो सिर का प्रतिबिंब दिखाई देता है H डैश पर, और F से आता है उसका F डैश पर प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसी प्रकार अन्य बिंदु का प्रतिबिंब H डैश F डैश के बीच बनता है, मतलब कि इनके बीच भी H डैश और F डैश के बीच और जो अन्य जो किरण है उसका प्रतिबिंब बनता है। तो उसको बताया नहीं गया है, दर्शाया बस गया है। तो इस तरह से प्रतिबिंब बीच में कटते जाएगा और ये बनते जाएगा, ठीक है। बीच में भी कटता रहता है, कटेगा तभी बनता है प्रतिबिंब, लेकिन हमको दर्शाने के लिए बस ऊपर और नीचे को दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर क्या है। अब त्रिभुज HPE व त्रिभुज EQF में PR व QS को क्रमशः HF पर अभिलंबित कीजिए बोला है, ठीक है। तो देखिए आप लोग त्रिभुज HPE में ये PR जो है बीचों बीच जो आया है वो क्या है, इसका अभिलंब है। तो अभिलंबित कीजिए बोला मतलब कि RP या PR, और यहाँ QS, ये क्या हुआ, हम अभिलंब डालने के लिए बोला, अभिलंबित कीजिए बोला मतलब कि सीधा सीधा इसको लाइन खींच देना है, तभी हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे अभिलंब बनेगा, ठीक है। अभिलंब तो रहता है ये काल्पनिक रेखा ये। अब चूंकि कोण I बराबर कोण R1 है, ये I1 बराबर क्या है R1 है, और I2 बराबर R2 है। परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं ना, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे I1 R1 के बराबर हो जाएगा, I2 R2 के बराबर हो जाएगा। इसलिए जो क्या हो जाएगा, HR बराबर RE बराबर HE बटे 2। तो यहाँ HR बराबर RE। अब देखिए यहाँ पे जो कोण बनता है, तो कोण यहाँ पर जो लाइन बनेगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा HR बराबर RE बराबर क्या हो जाएगा, HE बटे 2 हो जाएगा। ये टोटल HE है, यहाँ टोटल जो है इसका बटे 2 हो जाएगा, ये HR और RE बराबर, ठीक है। वैसे ही जो SF है, ये SF, ये SF, ये जो लाइन है ऐसा लाइन बनेगा, ये भी ऐसा लाइन बनेगा, ये ऐसा बनेगा ना भाई, ठीक है। क्योंकि कोण सेम है तो इसका जो लंबाई है वो भी तो सेम रहेगा, ठीक है। त्रिभुज का एक नियम रहता है। तो क्या हो जाएगा, SF बराबर AC बराबर EF बटे 2। तो SF बराबर SE बराबर क्या हो जाएगा, EF, टोटल जो है उसका बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 हो गया। अब PQ बराबर RS हो जाएगा। PQ बराबर RS कैसे, तो ये PQ बराबर RS, तो यहाँ से Q के बीच की दूरी और यहाँ से R से S के बीच की दूरी, ये S है, ठीक है। और ये दोनों तो सेम है, इनके बीच की दूरी, क्योंकि ये समांतर रेखा है, ठीक है। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, RE प्लस ES हो जाएगा। PQ कहाँ है हमारा, ये PQ बराबर क्या हो जाएगा, RE, यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ, इसी के बराबर होगा। ये जो PQ है वो किसके बराबर होगा, RE प्लस ES, या RS को मैं क्या लिख सकता हूँ, RE प्लस ES लिख सकता हूँ ना।
आर एस को क्या लिख सकता हूँ, आर ई प्लस ई एस लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ बना है ये। ऐसे टाइप से बनेगा ये, ऐसे बनेगा और ऐसे। तो ये क्या हमारा आँख है, ऐसे ऐसा कुछ बनेगा। मान लो कि ये क्यू है और ये क्या है हमारा पी है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा एच आर और ये हमारा है ई। ठीक है, ये हमारा एस है और ये हमारा एफ है। अगर इसको मैं सीधा सीधा मिला दूँ तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको भी अगर सीधे सीधे मिला दूँ तो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आप लोग देख सकते हैं कि मैं आर एस को क्या लिख सकता हूँ, आर ई प्लस ई एस लिख सकता हूँ ना। तो यही चीज़ इसमें लिखा हूँ, यही चीज़ इसमें छोटा सा दिख रहा है, इस कारण समझ नहीं आ रहा होगा। तो आर ई प्लस ई एस यहीं पे लिखा है। और आर ई बराबर हम लोग अभी अभी पढ़े हैं, आर ई बराबर क्या पढ़े हैं, एच ई बटे 2 पढ़े हैं। ऊपर में ही लिखें ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो आर ई बराबर क्या एच ई बटे 2 रख देंगे और एस ई बराबर क्या है, ई एफ बटे 2। तो एच ई बटे 2 प्लस ई एफ बटे 2 ये हो जाएगा। तो पी क्यू बराबर एच ई बटे 2 प्लस ई एफ बटे 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 को अगर कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, एच ई प्लस ई एफ बटे 2। और एच ई प्लस ई एफ हमारा क्या है, यहाँ से देखिए एच ई प्लस ई एफ बराबर एच एफ है, टोटल है, टोटल लंबाई है, जो देखने वाला है उसका लंबाई है एच एफ। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया है, इसीलिए एच एफ लिख दिया गया है, 1/2 एच एफ टोटल लंबाई। और हमारा जो पी क्यू क्या था, दर्पण का आधा लंबाई था, दर्पण का जो आधा लंबाई था ये पी क्यू ये था। तो पी क्यू किसके बराबर हो गया, एच एफ बटे 2 के बराबर हो गया। मतलब दर्पण की जो आधी लंबाई है, ठीक है, वो इसकी टोटल लंबाई की आधी होनी चाहिए, या दर्पण की जो लंबाई है वो देखने वाले की टोटल लंबाई की आधी होगी, तो हमको पूरा प्रतिबिंब दिख जाएगा। ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर 1/2 एच एफ, अर्थात दर्पण का जो उपयोगी जो भाग है उस व्यक्ति की लंबाई का आधा होगा जो दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा है, यही है। तो पी क्यू बराबर 1/2 एच एफ। अब यदि क्यू एम डैश बराबर एस एफ है, यहाँ फिर से देखते हैं, क्यू एम डैश, क्यू और एम डैश ये वाला नीचे वाला भाग जो है वो किसके बराबर है, एस एफ के। ठीक है, एस एफ कहाँ है, तो एस एफ यहाँ पास है, आप लोग देख सकते हैं, ये नीचे वाला, इसका नीचे वाला भाग इसके नीचे वाले भाग के अगर बराबर है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एस एफ जो है वो ई एफ बटे 2 के बराबर है। ठीक है, मतलब कि अगर दर्पण को आँख के स्तर की आधी ऊंचाई तक रखेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो पूरा दिखाई देगा, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये जो सूत्र है उसको आप लोग को याद रखना है और व्यंजक को भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, इसे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो ये न्यूमेरिकल आप लोग देख सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति की लंबाई 160 सेंटीमीटर है, उसे अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है, तो देखने के लिए कितनी लंबाई की दर्पण की आवश्यकता होगी, ये पूछता है। तो कितनी लंबाई की होगी, तो उसकी आधी लंबाई की होगी। तो 160 है उसकी लंबाई, तो हम जानते हैं कि व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए लंबाई की आधी दर्पण की आवश्यकता होती है। दर्पण की लंबाई क्या हो जाएगा, 1/2, दर्पण की लंबाई गुणित 1/2 बराबर व्यक्ति की लंबाई, सॉरी उल्टा कर दिया इसमें, 1/2 गुणित ये हो जाएगा 1/2 गुणित व्यक्ति की लंबाई हो जाएगा बराबर दर्पण की लंबाई। तो कितना चाहिए उसको, 1/2 करेंगे तो 2 8 16 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर अगर दर्पण की लंबाई हमारे सामने रख दिया जाए, ठीक है, तो वस्तु जो हम लोग देख रहे हैं वो पूरा प्रतिबिंब हमको दिखाई देगा। ठीक है, तो आगे का मैं अगले वीडियो में बनाता हूँ, इसमें इतना ही करते हैं। थैंक यू।